स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम न्यू 9th क्लास बायोलॉजी 2025 से चैप्टर नंबर 10 जो कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में है उसको शॉर्ट नोट्स से समझेंगे। ना सिर्फ शॉर्ट नोट्स से टॉपिक वाइज इसको समझेंगे बल्कि ये नोट्स आपको प्रोवाइड भी कर दिए जाएंगे ताकि रिवीजन करते वक्त आपको मुश्किल ना हो। ये नोट्स आपकी बुक के तमाम पॉइंट्स को कवर करता है। मैं पहले आपको बुक से हर टॉपिक का ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम जो है वो शॉर्ट नोट्स से उसको मज़ीद बेहतर स्टडी करेंगे। तो मूव करते हैं अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। जी, तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को समझेंगे। बुक के अंदर भी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन से ही स्टार्ट किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाती हैं। तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता होना चाहिए क्योंकि प्लांट्स के अंदर ये दोनों टाइप से रिप्रोडक्शन होती है। तो मूव करते हैं नोट्स पे। जी, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन या रिप्रोडक्शन को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके ज़रिए ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। तो बेसिकली ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर होने वाला एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज़म अपने जैसे ही न्यू ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूस करते हैं। और इसकी दो मेन टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों का डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि क्या इन दोनों में फ़र्क है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो दिस टाइप डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट। इसमें मेल और फीमेल के गैमीट्स के फ्यूजन नहीं होती। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट। और जिससे भी ये इसका न्यू सेल बनता है, जिस सेल से न्यू सेल बनता है उसका न्यू सेल जो है वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की कॉपी होता है। यानी कि अगर कोई भी सेल जो है वो अपने से नया सेल बना रहा है तो जो नया सेल होगा वो पहले वाले सेल की एग्जैक्ट कॉपी होगा। इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन द स्पीशी, जिसकी वजह से स्पीशी जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी। वहीं पे अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो दिस टाइप इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। यानी कि एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट ही हो सकता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दोनों पेरेंट्स होने चाहिए, मतलब मेल और फीमेल दोनों के गैमीट्स फ्यूज़ होंगे तो ही ये रिप्रोडक्शन होगी। द ऑफस्प्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट जेनेटिक वेरिएशन मेकिंग दैम डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड सिबलिंग। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर के नतीजे में ऑर्गेनिज़म बनते हैं वो ज़रा डिफरेंट होते हैं, उनके अंदर वेरिएशंस आती हैं, यानी उनके करैक्टर ज़रा चेंज होते हैं अपने वालदैन से, बिल्कुल वो वालदैन जैसे नहीं होते। और इसमें जो है वो डिफरेंस आ जाता है पेरेंट और सिबलिंग में। तो मेन आपने ये समझना है कि एसेक्सुअल की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एसेक्सुअल की एग्जांपल में आप जो है वो बडिंग को देख सकते हैं, या बैक्टीरिया के अंदर मोस्टली ये रिप्रोडक्शन होती है जिसको हम अभी डिटेल से आगे पढ़ेंगे, बाइनरी फिशन। जैसे यहाँ पे है कि एक ये मेन सेल है, पेरेंट सेल है, उसका डीएनए रेप्लिकेट करके दो सेल्स में जो है वो दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो गया है और दोनों जो हैं वो बिल्कुल सेम है अपने पेरेंट की तरह। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है। वहीं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर आप इसे वाज़े तौर पे समझ सकते हैं कि एक मेल है एक फ़ीमेल है, उन दोनों के जो गैमीट्स हैं जब वो फर्टिलाइज होते हैं, फ्यूजन होती है, तो उसके नतीजे में जो न्यू बेबी बोर्न होता है, अब वो ना तो अपनी टोटल वालदा जैसा होता है ना वालिद जैसा, बल्कि उसके करैक्टर जो हैं वो ज़रा दोनों का मिक्सचर लगते हैं, लेकिन कुछ न्यू करैक्टर भी उसके अंदर होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मेजर फ़र्क है। अब हम टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यही है, 10.1 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट वेरियस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच आर डिस्क्राइब्ड। बाइनरी फिशन सबसे कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर बाइनरी का मतलब जो है बाइनरी फिशन का डिवीजन इनटू टू है।
ठीक है, बाइनरी 2 को कहते हैं। फिशन टूटना, तो किसी एक सेल का 2 में टूटना जो है उसे क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन। इट इज़ प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर ये प्राइमरी मेथड है, मतलब बैक्टीरिया जो हैं वो यूजुअली इसी मेथड से जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और इसीलिए उनका जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेट करते हैं। प्रोसेस क्या होता है इसमें, सबसे पहले जो है वो बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट करेगा। आपने जो है वो यहाँ पे मैंने इसी वजह से जो है डायग्राम भी पुट की है साथ, ताकि हम उसी टाइम उसको देखें हर पॉइंट के साथ, ताकि हमें मज़ीद अच्छे से समझ लगे। तो यहाँ पे देखें, ये एक पेरेंट बैक्टीरिया है और उसके अंदर एक डीएनए, ये एक डीएनए है सर्कुलर सा, और ये उसका साइटोप्लाज्म, और सबसे बाहर उसकी जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल आ जाती है। क्या होगा सबसे पहला प्रोसेस के डीएनए रेप्लिकेट होगा। डीएनए जो है वो आपको पता है कंट्रोल सेंटर है। सबसे पहले जो है अगर हमने नया सेल बनाना है तो उसके अंदर पहले हमें एक नया डीएनए बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल सेंटर होगा तो दूसरा सेल बनेगा। तो यहाँ पे डीएनए जो है दोनों के 2 में चेंज हो गया, 1 से 2 बन गए, रेप्लिकेशन हो गई। नंबर 2 पर द 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल मूव टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेल। अब दोनों डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे रेप्लिकेट हुए हैं, ये ऑपोजिट पोल्स पे चले गए एक दूसरे से, एक इस साइड पे चला गया और एक इस साइड पे। द सेल मेम्ब्रेन पिंचेस इनवर्ड एंड अ न्यू सेल वॉल फॉर्म इन द सेंटर। अब क्या होगा कि सेल वॉल जो है वो अंदर की साइड को पिंचेस होके, ये देखें अंदर की साइड को ग्रो होना शुरू हो गई है, और एक न्यू सेल वॉल जो है दोनों के इर्द गिर्द डेवलप हो गई है। तो इस तरह से जो है 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर बैक्टीरिया आर प्रोड्यूस्ड। अब बिल्कुल 2 कॉपियाँ जो हैं एक दूसरे की, क्योंकि डीएनए की ये कॉपी ही बनी है इधर। तो अब जो दोनों सेल बनेंगे वो दोनों एक दूसरे की जो है वो एक क्रिप्टो कॉपी होंगे। तो 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर बैक्टीरिया आर प्रोड्यूस। इस तरह से बैक्टीरिया जो है उन्होंने रिप्रोड्यूस कर लिया। यही प्रोसेस जो है वो प्रोटिस्ट के अंदर भी देखा जा सकता है। बैक्टीरिया की अभी हमने बात की है, तो जो नेक्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा, उसके अंदर भी इसको ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कि अमीबा की बात करें या यूग्लिना की बात करें, तो वो भी बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2। सेम वही काम है। सबसे पहले जो है ये एक पेरेंट सेल है, देख सकते हैं आप। उसके बाद ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर है, कंट्रोल सेंटर है, उसको डिवाइड किया। ऑपोजिट पोल्स पे जो है वो न्यूक्लियस मूव कर गए, और जो उनकी वाल है वो अंदर की साइड को पिंचेस होने लगी, और आखिरकार डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स में चेंज हो गई। तो फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये बेसिकली साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो साइटोप्लाज्म है वो जब वाल अंदर को पिंच कर रही है तो वो भी एक दूसरे से सेपरेट हो गए। तो 2 डॉटर प्रोटिस्ट आर फॉर्म्ड दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो ये इसमें आप लोगों ने बाइनरी फिशन में समझना है। इसके जो है स्टेप्स में क्या है, सबसे पहले पेरेंट बैक्टीरिया, फिर डीएनए रेप्लिकेट करेगा, फिर जो है साइटोप्लाज्म वो डिवाइड होगा बाय पिंचिंग ऑफ सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन, एंड देन 2 न्यू डॉटर सेल प्रोड्यूस्ड। की पॉइंट की बात करें तो लिखा है सम एनिमल लाइक प्लेनेरियन आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बाइनरी फिशन। तो अदर एनिमल्स का भी एक आपके जहन में अब आपने रखना है, प्लेनेरियन, वो भी इसी तरह रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जो दूसरा प्रोसेस है, ये अभी हमने क्या पढ़ा है, ये है बाइनरी फिशन। अब हम नेक्स्ट बडिंग को देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो दूसरा मेथड हमने पढ़ना है वो है बडिंग। बडिंग क्या है? बडिंग इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यीस्ट, अ यूनिसेलुलर फंगस। यीस्ट के अंदर जो है ये एक कॉमन मेथड है। इसको अभी हम देखते हैं इसमें क्या होता है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउटवर्ड, प्रोट्यूडिंग सी निकलती है, यानी ये एक यीस्ट का सेल है, इसके अंदर एक बड सा फॉर्म हुआ यहाँ पे, फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर कॉल्ड बड। और उस स्ट्रक्चर को जो प्रोट्यूड आउट हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, ये बड सा बन गया है। बड जो है वो नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंटिन्यू करेगा ग्रो अंटिल इट इज़ लार्ज इनफ टू सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, और वो सर्वाइव लार्ज इनफ हो जाएगा, इतना बड़ा कि वो अलग से भी सर्वाइव कर सके।
इट मे डीटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी और रिमेन अटैच फॉर्मिंग अ कॉलोनी। तो यहाँ पे भी कॉमन मेथड वही है। यहाँ पे देखें, ये एक पेरेंट सेल है यीस्ट का, उसके अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन हुई, ठीक है। अगेन न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो गया, दो न्यूक्लियस में चेंज हुए, और एक जो है वो ग्रोथ होना शुरू हुई उसकी मेन बॉडी से आउटवर्ड की तरफ, और वो जो न्यूक्लियस नया बना था वो उस आउटग्रोथ में मुंतकिल हो गया, जिस आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं, बड। तो अब वो अपना साइज़ इंक्रीज करेगा यहाँ तक कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे ग्रो कर सके या रह सके। और सम टाइम तो वो डी अटैच हो जाते हैं, और सम टाइम वो एक अटैच रह के एक कॉलोनी बनाते हैं, और कई बार ये काफ़ी जो है वो लंबी चेन्स की शक्ल में काफ़ी लंबी चेन्स बन जाती हैं बडिंग के थ्रू। की पॉइंट्स की बात करें तो सम एनिमल सच एज हाइड्रा आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बडिंग, यानी कि बडिंग के थ्रू हाइड्रा भी रिप्रोड्यूस करता है। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट टाइप को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन को देखें तो इसमें स्पोर्स क्या होते हैं, थिक वॉल्ड एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस्ड बाय मैनी फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। बिल्कुल जैसे प्लांट अपने सीड प्रोड्यूस करते हैं, सीड के अंदर जो है वो आपको पता है एम्ब्रियो वगैरह होता है जो कि एक बेबी प्लांट है, तो बिल्कुल वैसे ही सीड जो फंजाई और बैक्टीरिया हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनके सीड जो हैं इस तरह सीड कोट में हार्ड नहीं होते, बल्कि बड़े सॉफ्ट सी कवरिंग होती है, लेकिन थिक वाल्ड जो हैं होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, स्पोर। तो आपने याद रखना है कि सीड से आपने याद रखना है कि सीड ही हैं बेसिकली ये फंजाई और बैक्टीरिया के स्पोर्स, लेकिन ये ज़रा सॉफ्ट हैं और इस तरह से हैं। तो अब हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ते हैं। इन फंजाई, अगर फंजाई की बात करें, जैसे राइजोप्स है, ब्रेड मोल्ड यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, प्रोड्यूस स्पोर्स इनसाइड स्पेशलाइज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। उनका एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक जो है वो इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, ये स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसे हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। इसके अंदर जो है वो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। When the spore mature, the sporangium burst and release the spore into the environment. और जब स्पोरेंजियम मेच्योर हो जाते हैं तो स्पोर जो हैं वो बर्स्ट आउट होके इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं। नेक्स्ट है स्पोर आर रेजिस्टेंस टू हार्श कंडीशन ड्यू टू देयर थिक वॉल, अंडर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू न्यू फंगल ऑर्गेनिज्म। अब ये स्पोर जो हैं ये बेसिकली रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे सीड रेजिस्टेंस होते हैं, कई साल पड़े रहते हैं, वो स्प्राउट नहीं करते जब उन्हें प्रॉपर वाटर और बाकी कंडीशंस मिलती हैं सॉइल वगैरह, तो तब वो सीड जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये स्पोर होते हैं, थिक वाल होते हैं, तो ये भी जो है हार्श कंडीशन को कुछ हद तक बेयर कर सकते हैं, और जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं मॉइस्चर वगैरह, तो ये वापस से जर्मिनेट करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। अब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो है वो किस तरह से होती है, तो सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंडोस्पोर। अब उसके जो थे वो सिंपल स्पोर हैं जो कि स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं, राइजोप्स यानी फंजाई की बात कर रहा हूँ। और वहीं जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर एंडोस्पोर यानी ऐसे स्पोर जो कि सेल के अंदर ही बनाए जाते हैं, ठीक है, यानी ऐसे सीड जो सेल के अंदर ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, फॉर्म्ड इनसाइड द सेल अंडर अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। और ये उसी सूरत में वो प्रोड्यूस करते हैं जब उन्हें लगे कि अब जो है स्ट्रेस का मौसम है, यानी कि वाटर की सप्लाई नहीं है या कोई और कंडीशन जो है टेम्परेचर सूटेबल नहीं है, या ऐसी जब कंडीशन उन्हें अनफेवरेबल लगने लग जाती हैं, तो वो अपनी बॉडी के अंदर ही एक सिस्ट बनाते हैं और एक स्पोर की थिक वाल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं अपने सेल के अंदर ही। इवन इफ़ द ओरिजिनल बैक्टीरियल सेल डाई द एंडोस्पोर सर्वाइव। अब अगर इवन हार्श कंडीशंस की वजह से अब बैक्टीरिया अगर मर भी जाता है, तो उसके अंदर जो एंडोस्पोर है वो एक थिक उसने अपने इर्द गिर्द कवरिंग जो है वो डेवलप की है, उसके अंदर खाना वगैरह भी स्टोर है, कुछ टाइम के लिए वो सर्वाइव कर सकता है। व्हेन कंडीशन इम्प्रूव द एंडोस्पर्म जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू अ न्यू बैक्टीरियम। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी, एक वो जर्मिनेट करके वापस एक नया बैक्टीरिया बना देगा। की पॉइंट की बात करें तो
इम्प्रॉपरली स्टेरलाइज्ड कैन फूड में कंटेन बैक्टीरियल एंडोस्पोर। ठीक है, अब ये एंडोस्पोर जो हैं ये अनफेवरेबल कंडीशंस को बेयर कर सकते हैं। तो इम्प्रॉपरली स्टेरलाइज्ड अगर कैन फूड हैं, यानी कि जिनको प्रॉपरली पाक नहीं किया गया जरासीम से, वो वाले उनके अंदर बैक्टीरियल एंडोस्पोर हो सकते हैं। इफ़ दीज स्पोर जर्मिनेट द रिजल्टिंग बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस टॉक्सिन पॉइजनिंग हेल्थ रिस्क, और उसके नतीजे में वो बैक्टीरिया जर्मिनेट करके ऐसे टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस कर सकता है जो कि हेल्थ के लिए बुरे हैं। नेक्स्ट अगर अब हम मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव से मुराद वेजिटेटिव पार्ट हैं, यानी कि जैसे प्लांट की रूट्स हो गई, स्टेम हो गए, लीव, ये सारा जो पार्ट्स हैं प्लांट के, उनको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्लांट। तो ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते प्लांट के, वेजिटेटिव पार्ट हैं, और यही जो हैं कई बार एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाते हैं। जिस तरह आपको पता है कि हम गुलाब की जो है वो एक जो स्टेम का पीस है उसे ही काट के उगा लेते हैं, तो उसी से ही न्यू जो गुलाब है वो उग जाता है। तो इस तरह की अब हम जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पढ़ेंगे। तो वेजिटेटिव में याद रखना है ये कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं होते, बल्कि ये आम जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट के, उन्हीं से ही ये फुल प्लांट जो है वो जर्मिनेट कर सकता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट वेयर न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ पेरेंट प्लांट सच एज रूट, स्टेम और लीव। यानी रूट से भी उग सकता है पूरा प्लांट, स्टेम से भी, या लीव से भी इवन। This method is faster than sexual reproduction and result in offspring that are genetically identical to the parent plant. Vegetative propagation can occur naturally or artificially. यानी ये दोनों तरीके से की जा सकती है, नेचुरली यानी कुदरती तौर पे भी पत्ते घिर के जो है वो न्यू प्लांट बना सकता है, या हम खुद भी आर्टिफिशली ह्यूमन की इंटरवेंशन से भी ये काम किया जा सकता है। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को अब हम समझेंगे। नेचुरल आपने याद रखना है जो कुदरती तौर पे खुद ब खुद हो, यानी किसी भी प्लांट के पार्ट से एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाए। और आर्टिफिशियल में जो ह्यूमन जो हैं वो अगर ह्यूमन अपनी इंट्रैक्शन करें और ख़ुद से कोई स्टेम का या कोई रूट का या लीफ का पार्ट लेके उसे कहीं पे ग्रो करवाएं, तो वो आ जाएगी आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव। नेक्स्ट अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को समझते हैं। तो इन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन यूजिंग देयर वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, अपने आप के बलबूते पर ही वो अपने वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, न्यू प्लांट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेम पार्ट्स में वेरियस टाइप ऑफ स्टेम पार्टिसिपेट इन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब स्टेम्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनमें से पहली टाइप जो है वो स्टोलोन है, जिसे हम रनर भी बोलते हैं। तो स्टेम्स के थ्रू जो है वो कुछ प्लांट जो हैं वो ग्रो करते हैं। उनमें पहली टाइप क्या है, स्टोलोन, जिन्हें रनर बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल स्टेम दैट ग्रो अबव द ग्राउंड, नोड्स ऑन द स्टोलोन प्रोड्यूस न्यू लीव्स एंड रूट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी जो है वो इस तरीके से जो है वो रिप्रोड्यूस या न्यू प्लांट बनाती है। यहाँ पे देखें ये मेन प्लांट है स्ट्रॉबेरी का, ठीक है, इसके ऊपर ये स्ट्रॉबेरी भी है। अब यहाँ से एक स्टोलोन यानी रनर बनेगा। रनर क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल स्टेम, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से। तो यहाँ पे आप ये वाला देख सकते हैं, ये एक स्टोलोन निकला है जो कि आउटसाइड द सॉइल ही मूव कर रहा है, और उसके ऊपर नोड्स होती हैं। नोड्स बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से बड मौजूद होते हैं, जहाँ से लीव्स और रूट्स वगैरह बन सकती हैं। तो पौधे के स्टेम के ऊपर नोड्स और एंटी नोड्स होती हैं। तो ये नोड्स ऐसे पॉइंट है जो कि ग्रो करने के काबिल होते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, न्यू जो है वो जड़ें और स्टेम प्रोड्यूस होगा और एक नया प्लांट बन जाएगा। ट्यूबर की बात करें तो ये आपको पता है कि ट्यूबर जो है वो फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम होता है विद आई, यानी कि आलू आप लोगों ने देखे होंगे अपने इर्द गिर्द, उनके ऊपर छोटे छोटे आइज़ होती हैं जो कि बेसिकली बड ही होते हैं। और बड जो हैं उनके पास ये
एबिलिटी होती है कि वो ग्रो करके डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बर्ड्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट, एग्जांपल पोटैटो आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आइज़ हैं जहाँ से मोस्टली इनकी जो है वो लीव्स वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये आलू वगैरह जो हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम से हैं। रनर जो हैं स्टोलोन वो अंडरग्राउंड नहीं होते, वो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है राइजोम। राइजोम और बल्ब हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप्स में, इनको भी आप डिस्कस कर लेते हैं जी। तो राइजोम की बात करें, राइजोम स्टेम है दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड, नोड्स ऑन द राइजोम डेवलप इनटू न्यू लीव एंड रूट, एग्जांपल फर्न, जिंजर, शुगर केन। अब शुगर केन वगैरह को आप लोगों ने देखा होगा, गन्ना जो है एक हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है जिसके जो कि ग्राउंड के बिलो ही ग्रो करता है, ऊपर नहीं आता है, ठीक है। जिंजर जैसे आपने अदरक देखा होगा, वो उस नीचे ही ग्राउंड के ग्रो करता रहता है, और उसके जो अंडरग्राउंड स्टेम हो उसे हम क्या बोलते हैं, राइजोम। तो वो राइजोम जो है उसके ऊपर नोड्स मौजूद होती हैं, उन नोड्स से जो है वो न्यू प्लांट की जो शाखें और जड़ें हैं वो राइज करती हैं, और एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है, ज़मीन से बाहर आता है, ठीक है। फिर राइजोम यानी अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो आगे मज़ीद ग्रो करेगा और एक और पौधा ऊपर को निकाल देगा, फिर आगे, और ये खुद ज़मीन के नीचे रहेगा और ऊपर को पौधों के पत्ते जो हैं न्यू प्लांट्स के वो निकालता जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो है बल्ब, अ वेरी शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम विद बड एंड फ्लैशी लीव्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट, एग्जांपल ट्यूलिप, अनियन, लिलीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये जो सेंट्रल पार्ट होता है अनियन का, बिल्कुल सेंटर में एक वाइट सा बिल्कुल पोर्शन होता है, उसे हम कहते हैं बल्ब, ठीक है। और उसमें बड भी होता है और फ्लैशी लीव्स इर्द गिर्द उसके होते हैं, वो उन्हीं फ्लैशी लीव्स को फूड के तौर पे यूज़ करके ग्रो करता है और न्यू पौधा जो है वो उससे जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बड को भी कवर किया। राइजोम जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम ही है बेसिकली। और नेक्स्ट है कॉर्म। कॉर्म क्या है, सिमिलर टू बल्ब बट विदाउट फ्लैशी लीव, बिल्कुल बल्ब की तरह ही है जैसा हमने अनियन में पढ़ा था, लेकिन विदाउट फ्लैशी लीव है, उसके इर्द गिर्द लीव्स नहीं होते। इट प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ स्टेम विद अ फ्यू ब्राउन नॉन फंक्शनल लीव्स। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये है आपके पास, ठीक है। तो ये कॉर्म है और ये इसके ब्राउन लीव हैं। और इसकी जो एग्जांपल है वो आप देख सकते हैं गार्लिक के अंदर। गार्लिक में यानी लहसुन जो है, अगर उसमें आपने कई बार घर में उगाया भी होगा कि उसकी हम जस्ट एक पोटली जो है वो उठा के ज़मीन के अंदर सो कर देते हैं। अब उसमें जो है फ्लैशी लीव नहीं होते, जस्ट क्या है, सेंटर में एक बल्ब है और उसके ऊपर जो है वो हल्की सी बारीक सी लेयर है पत्तों की, और उसके जो है कुछ ब्राउन लीव्स से नज़र आ रहे होते हैं, तो वो उसी से ही जो है एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। तो कॉम और बल्ब जो है वो काफ़ी सेम है, बस इनमें डिफरेंस क्या है कि कॉम के अंदर जो है वो फ्लैशी लीव मौजूद नहीं है, बल्ब के अंदर फ्लैशी लीव मौजूद हैं। कॉम में वहीं पे ब्राउन लीव होते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये सारे क्या थे, ये अभी हमने जितने भी पढ़े हैं ये स्टेम्स हैं, ठीक है। ये स्टेम्स की डिफरेंट टाइप हैं। स्टेम अगेन मैं बता देता हूँ। पहली टाइप थी स्टोलोन, जो कि आउटसाइड द सॉइल हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। नेक्स्ट था ट्यूबर, जो कि नीचे ही ग्रो करता है लेकिन उसके ऊपर आइज़ होती हैं, वो न्यू प्लांट ऊपर की तरफ को ग्रो करवाती हैं। वो अंडरग्राउंड जो है वो साइडों को ग्रो नहीं करता, ये आपने याद रखना है कि जो ट्यूबर है वो साइड्स को अंडरग्राउंड ही ग्रो नहीं करता। ये पावर जो है ज़मीन के नीचे रहते हुए साइडों को ग्रो करना, ये राइजोम के अंदर होती है। और ये आपने जो है अदरक के अंदर, जिंजर के अंदर देखा है इस एबिलिटी को। नेक्स्ट बल्ब है। बल्ब और कॉम का भी मैंने बताया, बल्ब में जो फ्लैशी लीव्स होते हैं और कॉम के अंदर फ्लैशी लीव नहीं होते, ब्राउन लीव होते हैं। नेक्स्ट सकर हैं। सकर कौन सा स्ट्रक्चर है, बेसिकली सकर आर शूट। अब ये वो स्टेम नहीं है, क्या है, सकर आर शूट्स दैट इमर्ज फ्रॉम बेस ऑफ अ पेरेंट प्लांट और इट्स अंडरग्राउंड रूट। These should grow into independent plant once they develop their own root system. एग्जाम्पल बनाना, रास्पबेरी जो हैं, यहाँ पे आप देखें अगर, तो ये एक मेन प्लांट है, उसकी रूट की बेस से या स्टेम की बेस से एक न्यू प्लांट जो है
जिसे हम शक्कर बोलते हैं वो निकलना शुरू होता है। बेसिकली ये सक कर रहा होता है पहले न्यूट्रिएंट्स मेन प्लांट से, इसलिए हम इसे शक्कर बोलते हैं। और जब इसकी अपनी रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है तो फिर ये मेन प्लांट बॉडी से अलग भी एक न्यू प्लांट में चेंज हो सकता है। और थर्ड टाइप जो है वो हमारे पास मॉडिफाइड लीव है। मॉडिफाइड लीव होते हैं कुछ प्लांट की स्पीशीज़ में, ये तमाम प्लांट्स में नहीं होता, याद रखिएगा। ये हर प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं। ये सच एज ब्रायोफाइलम एक प्लांट्स हैं उनके अंदर होता है, उनके लीव्स जो हैं वो मॉडिफाइड होते हैं और बड होते हैं उनके मार्जिन्स पे। ठीक है, बड वो प्लेस है जहाँ से ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, व्हेन दीज लीव फॉल ऑन द ग्राउंड द बड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। तो इस तरह इनके जो बड्स हैं वो ग्रो करके आहिस्ता आहिस्ता एक नया पौधा बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी, तो नेक्स्ट अब हमने जो पढ़नी है वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पहले हमने नेचुरल पढ़ी जो कि प्लांट इटसेल्फ ही अपने न्यू प्लांट ग्रो करवाते थे। अब हमने आर्टिफिशियल पढ़नी है। आर्टिफिशियल में क्या है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, वेजिटेटिव पार्ट से जो करवाई जाती है। लेकिन आर्टिफिशियल का हमेशा मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन। तो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन जो है वो इन्वॉल्व करती है ह्यूमंस इंटरवेंशन टू रिप्रोड्यूस प्लांट यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट्स। यानी कि ह्यूमन के इंटरवेंशन से ह्यूमन का जो है इसमें रोल होता है कि वो पार्ट्स को, वेजिटेटिव पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह सो करके ग्रो करवाते हैं और न्यू प्लांट में चेंज करवाते हैं। इट इज़ वाइडली यूज टू कल्टिवेट प्लांट विद डिज़ायरेबल ट्रेट टू इन्हेंस क्रॉप प्रोडक्शन। अब आपको पता है कि ह्यूमन जो हैं वो तो यही चाहेंगे कि वो ऐसी स्पीशी को चूज़ करें जो कि जिसकी जो फसल है वो ज़्यादा हो, तो या उनको जो जो करैक्टर चाहिए जिसके अंदर वो होंगे वो वैसे ही न्यू प्लांट उगाना चाहेंगे। ठीक है, अब वो जैसे ह्यूमन है तो एक ज़हीन आदमी है, अगर उसकी जो है वो किसी से शादी होती है और जो उसका बच्चा है वो भी वैसा ही ज़हीन हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो डिफरेंस आते हैं, डिफरेंट करैक्टर होते हैं। तो ये क्या करते हैं इंसान के, उनको जो पौधे के करैक्टर अच्छे होते हैं वो उसी की ही वेजिटेटिव पार्ट से एक नया पौधा ग्रो करवाते हैं ताकि उसके सारे करैक्टर जो हैं वो उस नए पौधे में भी आएँ। तो ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का फ़ायदा भी है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो सबसे कॉमन और सबसे पुराना मेथड है वो है कटिंग। कटिंग जो है वो बहुत ही ईजी है, सिंपल। आपने क्या करना है, इन दिस मेथड अ पीस ऑफ स्टेम और रूट इज़ कट फ्रॉम प्लांट एंड यूज टू ग्रो अ न्यू प्लांट। जैसे यहाँ से आपने एक पीस स्टेम का काट लिया, कटिंग उसे बोलेंगे, और उस कटिंग को आपने न्यू जो पॉड के अंदर ग्रो करवाया और वो नया प्लांट में चेंज हो गई। पिछला प्लांट भी ग्रो करता रहेगा और नया प्लांट भी ग्रो हो गया। कॉमनली यूज फॉर प्रोपेगेटिंग हाउस प्लांट, ऑर्नामेंटल ट्री सजावट के लिए, श्रब्स एंड सम फ्रूट क्रॉप्स। एग्जाम्पल रोजेज आ जाते हैं, सबसे कॉमन जो है हम गुलाब के फूलों में ये देखते हैं। ग्रेप वाइन स्टेम कटिंग है, स्वीट पोटैटो रूट कटिंग है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ग्राफ्टिंग आ जाती है। ग्राफ्टिंग जो है वो ज़रा कटिंग से डिफरेंट है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज करते हैं कटिंग और ग्राफ्टिंग को। ग्राफ्ट करने का मतलब ज़रा चेंज होता है। ग्राफ्ट को हम क्या कहते हैं कि एक चीज़ को, इन दिस मेथड इन्वॉल्व जॉइनिंग पार्ट ऑफ टू प्लांट्स ऑफ सेम टाइप टू ग्रो एज अ सिंगल प्लांट। अब मोस्टली ये सेम स्पीशीज़ में ही कारीगर होता है। सेम स्पीशीज़ से मुराद है कि एक ही स्पीशी के जो प्लांट हैं वही उनके दरमियान ये होता है, लेकिन उनकी जो जैसे डिफरेंट वैरायटीज़ हैं आम की, तो उसमें आप देख सकते हैं लंगड़ा, सिंदड़ी, इस तरह चौंसा, कई टाइप्स हैं आमों की, वो इसी तरह से ग्राफ्टिंग के थ्रू जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। क्या होता है कि एक बड जो है वो और स्मॉल स्टेम, एक अकेला बड जो है उसको उतारने की बजाय उसके इर्द गिर्द का छोटा सा स्टेम ही काट लिया जाता है एक प्लांट से और उसे अटैच कर दिया जाता है टू द रूट्स और स्टेम ऑफ एन अदर प्लांट। और यहाँ से लेट से इसको काटा और इसको दूसरे स्टेम या दूसरे प्लांट के स्टेम के ऊपर इस तरह से अटैच करवाया। अटैच करने के जो है वो काफ़ी मेथड हैं, आपको यूट्यूब पे इजीली नज़र आ जाते हैं। कई बार जस्ट एक स्कार सा लगा के उसके अंदर ही उसको फिट कर दिया जाता है, कई बार ऊपर से पूरा काट के उसकी जगह पे उसे फिक्स कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि
उसके बाद जो है वो नीचे वाले प्लांट का जो होते हैं जाइलम फ्लोएम, वो इसके साथ जुड़ के इसको जो है वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर की सप्लाई देना शुरू कर देते हैं और ये प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है। यूज टू कंबाइन बेनिफिशियल ट्रेट ऑफ बोथ प्लांट एंड वाइडली अप्लाइड इन कमर्शियल फ्रूट ट्रीज एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। एग्जाम्पल इसमें एलमंड, प्लम, चेरीज आ जाते हैं। मैंगोज के दरख्त पर भी हो सकती है। इसी तरह जो है आप ये जो डिफरेंट आप ये किन्नू वगैरह खाते हैं उन पर भी होती है। अब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। एडवांटेजेस में आ जाता है अलाउ रैपिड प्रोडक्शन ऑफ मैनी प्लांट्स, बड़ी फास्टली न्यू प्लांट जो हैं वो ग्रो करते हैं एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में, आपको पता ही है। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट, तो ऑफस्प्रिंग जो इसमें मिलती है वो पहले प्लांट जैसी होती है, टोटल उसी के करैक्टर हैं। अगर उस पहले प्लांट का फल ज़्यादा वो देता है या ज़्यादा उसका जायकेदार है तो वो करैक्टर जो है वो अगले प्लांट में भी महफूज रहेंगे। ये नहीं है कि नेक्स्ट जो प्लांट आप लगाएंगे उसमें चेंज करैक्टर हैं। तो इंश्योर डिज़ायरेबल ट्रेड्स, हाई क्वालिटी फ्रूट और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आर कॉन्सिस्टेंटली पास्ड ऑन, और इस तरह आगे वो बच्चों में भी पास होता रहता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ऑल ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल लीडिंग अ लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। अब क्या होता है कि तमाम ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की फ़ोटोकॉपी हैं। उससे क्या होगा कि जो जेनेटिक वेरिएशन नहीं है उनमें, तमाम जो प्लांट हैं वो बिल्कुल एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हैं। बज़ाहिर तो ये कोई डिसएडवांटेज नहीं नज़र आ रहा कि जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, उनमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, तो इससे क्या मसला होगा, इससे बहुत जो है वो सीरियस मसला होता है। जैसे कि आपने कोविड देखा, कोविड के अंदर ह्यूमंस में कुछ को कोविड होता था, उन्हें जस्ट बुखार होता था, कुछ को कोविड हुआ होता था, ब्लड के सैंपल में कोविड शो हो रहा होता था कि इन्हें कोविड है, लेकिन उन्हें कोई भी सिम्टम नहीं था होता, वो सिंपल लाइफ गुजार रहे होते थे। और कुछ को इतना स्वेयर कोविड होता था कि वो मर ही जाते थे। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज थी। वो क्यों थी? क्योंकि इंसानों के अंदर जेनेटिक वेरिएशन थी। किसी के अंदर जो है कोविड बहुत ज़्यादा किसी को इफ़ेक्ट कर रहा था इम्यून सिस्टम को, किसी के अंदर कम, और किसी के अंदर ना होने के बराबर, क्योंकि उनके जीन डिफरेंट हैं। तमाम जीन जो हैं वो इक्वली कोविड के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे। वहीं पे अगर सब एक जैसे होते और कोविड का अगर लेट से कोविड आ जाता तो तमाम के तमाम लोग मरते, कोई भी आज बचा ना होता। ठीक है। तो इसी तरह पौधों में भी जो बीमारियां होती हैं, अगर वो एक डिज़ीज़ लग जाए, कोई एक डिज़ीज़ एक पौधे को लगी है, तो इट्स मीन सब के सब पौधे उसी डिज़ीज़ से मरेंगे, क्योंकि वो तमाम पौधे एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम एबिलिटीज़ वाले हैं, सेम इम्यून सिस्टम वाले हैं। तो वो अगर एक पौधा उसको डिफेंड नहीं कर सका तो बाकी तमाम पौधे भी उस सारी की सारी जो फसल है उसके एक ही बीमारी के वार से तबाह हो सकती है। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी है ये प्लांट को इक्वली ससेप्टिबल करती है इन्वायरमेंटल चेंजेस से। यानी इन्वायरमेंटल चेंजेस अगर तमाम जो है उनकी बेयर करने की, स्ट्रेस को बेयर करने की ताकत भी एक जितनी होगी, तो अगर मौसम सख्त होता है तो सब के सब पूरी फसल एक साथ ही ख़त्म हो सकती है। और इसी तरह डिज़ीज़ और पेस्ट भी, अगर कोई एक डिज़ीज़ आई है उससे पूरी की पूरी फसल जो है वो तबाह हो सकती है। तो ये डिसएडवांटेजेस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी डिसएडवांटेजेस यही हैं कि होती तो फास्ट है, ये फ़ायदा है, लेकिन उसमें वैरायटी नहीं है। जी, तो बुक से अगर देखें तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन हमने कवर कर ली, बडिंग को भी हमने कवर कर लिया है, और इसके साथ साथ स्पोर फॉर्मेशन को भी। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर हमने स्टेम्स की डिफरेंट टाइप्स को कवर किया है, और उसके साथ साथ जो है हमने आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन को भी कवर किया। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को भी अंडरस्टैंड किया। अब हम मूव करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले गमीटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन को समझना पड़ेगा, जो कि अल्टरनेट करती हैं, और किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसको अब हम नोट से कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करें तो आपको पता है, हमने पहले एक जनरल सा पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर बोथ पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और इसके अंदर जो है हमने ये पढ़ा था कि वैरायटी आती है, जो
न्यू इंडिविजुअल पैदा होते हैं वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करने के लिए हमें ना दो जनरेशन पढ़नी पड़ती हैं, एक है स्पोरोफाइट जनरेशन और एक है गैमेटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो मैं आपको अभी ओवरव्यू देता हूँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जो हैं इसको बहुत मुश्किल टॉपिक कंसीडर करते हैं, जबकि ये ऐसा है नहीं। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो स्पोर प्रोड्यूस करती है जो कि ग्रो करते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन में। यानी स्पोरोफाइट से कौन सी जनरेशन बनती है, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट जनरेशन से कौन सी जनरेशन बनती है, स्पोरोफाइट। यानी ये दोनों लाइफ साइकिल के अंदर एक दूसरे के साथ करती रहती हैं, अल्टरनेट करती रहती हैं। एक के बाद दूसरी आती है, दूसरी के बाद फिर फर्स्ट आ जाती है। मसलन ये पौधा है, जो पौधा आपको पूरा नज़र आ रहा है, एक प्लांट बॉडी जिसमें क्या क्या नज़र आ रहा है आपको, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, ये तमाम क्या है, ये स्पोरोफाइट जनरेशन है। ठीक है। और जब ये पूरी ज़िंदगी मतलब सीड से लेके जब तक वो एक पूरा प्लांट नहीं ग्रो हो गया माइटोसिस के थ्रू, वो क्या किस जनरेशन में है, स्पोरोफाइट जनरेशन में है। जैसे ही उसके ऊपर फूल लगने हैं तो फूलों के अंदर गैमीटोफाइट जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाना है, जिसने गैमीट्स प्रोड्यूस करने हैं। गैमीट्स का आपको पता है सेक्स सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम गैमीट्स बोलते हैं, जिसमें पोलन ग्रेन आ जाते हैं और एग सेल आ जाता है ओवरी के अंदर। तो जब वो वाला स्ट्रक्चर इसके ऊपर एक डेवलप होना है तो हमने कहना है अब प्लांट जो है वो गैमीटोफाइट जनरेशन में चला गया है। पूरा पौधा नहीं, जस्ट फ्लावर के अंदर एक गैमीटोफाइट जनरेशन डेवलप हो गई है। उसने गैमीट्स बनाने हैं। अब गैमीट्स में एक मेल होना है और एक फीमेल। जब उन्होंने आपस में ज्वाइन करना है अगेन सीड बनाने के लिए, तो वापस क्या बन जानी है, स्पोरोफाइट 2n जनरेशन। तो ये बस आपने याद रखना है कि ये रिप्रोडक्शन के वक्त फ्लावर के अंदर गैमीटोफाइट जनरेशन बनती है, वैसे पूरी बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट जनरेशन। अब एक और डिफरेंस मैं आपको बताता जाऊं गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट का। स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लॉयड होती है और प्रोड्यूस करती है हैप्लॉयड स्पोर बाय म्योसिस। यानी डिप्लॉयड क्यों होती है, मैंने अभी बताया था, मेल और फीमेल गैमीट्स जब आपस में मिलते हैं तो 1n मेल होता है और 1n ही फीमेल का जो गैमीट्स होते हैं। उन दोनों के मिलने से जो न्यू या सीड बनेगा वो डिप्लॉयड होगा 2n। तो इस वजह से ये याद रखिएगा स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो हमेशा 2n होती है। डिप्लॉयड का क्या मतलब होता है, डिप्लॉयड का मतलब है कि इसके पास कंप्लीट सेट है क्रोमोसोम्स का। यानी कि आपको पता है जैसे ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर कहाँ से आते हैं, मेल से, और 23 फीमेल से। यानी मदर से भी 23 और फादर से भी 23। तो जिस बच्चे में 23 + 23 46 दोनों पेयर मौजूद हों क्रोमोसोम्स के, उसे हम कहते हैं वो डिप्लॉयड है। और जब उनके गैमीट्स बनते हैं उनमें हैप्लॉयड अगेन 46 का आधा जो है वो जाता है मेल का और आधा ही 46 का टूट के फीमेल का, उसे हम कहते हैं, अब जब वो टूट के आधा हो जाता है तो उसे कहते हैं ये हैप्लॉयड हो गया। तो उसके अंदर जो दोनों पेयर नहीं होते क्रोमोसोम के, सिंगल पेयर होता है। तो गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट में ये फ़र्क है कि स्पोरोफाइट में 2n होता है, पूरी प्लांट बॉडी का हर सेल जो है वो क्या होता है, 2n। बस उसके जो फ्लावर के अंदर बनते हैं म्योसिस के थ्रू स्पोर्स, वो क्या होते हैं, हैप्लॉयड, और वहाँ से स्टार्ट हो जाती है गैमीटोफाइट जनरेशन। वो हैप्लॉयड स्पोर जब अगेन आपस में मीट करके ज्वाइन करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं तो वापस क्या स्टार्ट हो जाती है, स्पोरोफाइट जनरेशन। अब इसको जो है यहाँ पे हम समझते हैं इस साइकिल के अंदर, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का साइकिल इसे बोलते हैं, कि दोनों जनरेशन जो हैं वो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती रहती हैं, एक के बाद दूसरी आती है, दूसरी के बाद फिर पहली आती है, फिर पहली के बाद दूसरी। किस तरह से, लेट्स से यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जाइगोट से। जाइगोट क्या है, बेसिकली एक सीड है जो कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से बना है, तो वो 2n होगा, आपको भी आइडिया है। तो 2n है तो ये हमारे पास क्या है, स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट हो गई है। इसमें माइटोसिस होगी, माइटोसिस में आपको पता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते, सेम रहते हैं। मतलब वो जो है वो कुछ सेल से मिलियंस ऑफ सेल बनाएगा और एक पूरा प्लांट की बॉडी बना देगा, जिसे हम स्पोरोफाइट बोलेंगे। स्पोरोफाइट जनरेशन कंप्लीट अपने अरूज पे होगी यहाँ पे। फिर क्या होगा, जब वो पौधा जवान हो जाएगा उसके ऊपर लगेंगे फूल। अब फूलों के अंदर क्या होनी है, म्योसिस, और उसके नतीजे में प्रोड्यूस होने हैं स्पोर्स। जब वो स्पोर्स प्रोड्यूस होने हैं, और ये स्पोर कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, सिर्फ फूल के अंदर।
पूरी प्लांट बॉडी पे नहीं, जस्ट फूलों के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिनसे बननी है गैमेटोफाइट जनरेशन, जो कि 1n है। अब उस गैमेटोफाइट में कुछ मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करने हैं और कुछ फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करने हैं, वो दोनों 1n होंगे। तो यहाँ से जब वो फ्यूज़ होंगे तो दोबारा एक नया सीड प्रोड्यूस करेंगे। अब वो नया सीड अगेन क्या है, स्पोरोफाइट जनरेशन में कन्वर्ट होना है उसने। तो नया सीड से फिर वही साइकिल स्टार्ट हो जाना है, उसने ग्रो करके पूरा स्पोरोफाइट बनना है, फिर उसने गैमेटोफाइट जनरेशन बनानी है, फिर एक नया सीड बनना है उसने, फिर अगेन वही। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि पौधों की लाइफ में ये दोनों जनरेशन अल्टरनेट करती रहती हैं। तो इससे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो जस्ट इसमें आपने एक्सप्लेन स्पोरोफाइट जनरेशन को करना होता है, गैमेटोफाइट जनरेशन को करना होता है, और बताना क्या होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को आपने यूँ एक्सप्लेन करना होता है कि इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट 2 जनरेशन स्पोरोफाइट डिप्लॉयड जनरेशन चेंज इनटू हैप्लॉयड स्पोर बाय meiosis and form gametophyte generation, and gametophyte generation that is haploid fuse its gamete to form again diploid sporophyte generation। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना होता है कि ये दोनों जनरेशन आपस में एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं। अब हम फ्लावर को देखते हैं कि ये सारा काम तो बेसिकली गैमेट की फॉर्मेशन जो है वो फ्लावर के अंदर हो रही है। तो हम फ्लावर को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि फ्लावर क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है और क्या करता है। सबसे पहले मैं फ्लावर को ना डिफ़ाइन करके आपको बता देता हूँ कि फ्लावर क्या होता है। फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट का नाम है, ठीक है। तो फ्लावर को डिफ़ाइन ऐसे करते हैं, 3 वर्ड है, मॉडिफाइड, रिप्रोडक्टिव, शूट। यानी कि एक शूट है पौधे की जो कि जिसने खुद को मॉडिफाई किया है, चेंजेस किए हुए अपने अंदर रिप्रोडक्शन करने के लिए। अब अगर हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर्स की, तो पहला स्ट्रक्चर है इस पर रिसेप्टेकल। ये क्या है, स्वॉलन टिप ऑफ फ्लावर स्टाक वेयर ऑल फ्लोरल पार्ट अटैच। ये एक स्टाक है जिसके ऊपर फूलने लगना है, उसका स्वॉलन पार्ट जो जिसके ऊपर ये सेपल, पेटल, ओवरी वगैरह ये सारी चीज़ें अटैच हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टेकल। इट इज़ सर्व एज द बेस सपोर्टिंग द फ्लावर स्ट्रक्चर। ये फ्लावर के बेस के तौर पे एक्ट करता है। नेक्स्ट हमने जो पढ़ने हैं वो है फ्लोरल वर्ल्स। अब ये 2 होते हैं, 4 कॉन्सेंट्रिक वर्ल्स होते हैं जिसमें फ्लावर है 4 कॉन्सेंट्रिक वर्ल्स। अब वो कौन से 4 हैं उनको हम पढ़ते हैं। 2 जो हैं वो हमारे पास रिप्रोडक्टिव होते हैं इनमें 4 में से टोटल, और 2 जो हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं। नॉन रिप्रोडक्टिव की बात करें तो वो आ जाता है क्रोला और कैलेक्स, यानी कि सेपल और पेटल। और इनको ये लीव्स होते हैं, बेसिकली इनका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं होता, ये नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं। ये जस्ट जो है प्रोटेक्शन के लिए और फ्लावर्स को अट्रैक्ट करने, बीज वगैरह को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। नंबर 2 पे ये जो 2 स्ट्रक्चर हैं, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव। ये दोनों पार्ट जो हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। तो एक फ्लावर के टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, 4, उसमें से 2 रिप्रोडक्टिव होते हैं और 2 नॉन रिप्रोडक्टिव। अब हम बात करते हैं उनकी। तो जो पहला पार्ट है फ्लावर का, 4 वर्ल्स में से पहला जो है वो है कैलेक्स। आउटर मोस्ट वर्ल्ड मेड ऑफ ग्रीन लीव्स लाइक सेपल। ग्रीन लीव्स का ये वर्ल्ड होता है जिसे हम कैलेक्स बोलते हैं। सेपल प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ डेवलपिंग फ्लावर बिफोर इट ओपन। ये बेसिकली ऊपर से ना एक कवरिंग सी देता है प्रोटेक्शन की, इसको सेपल बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन लीफ, तो ये उनको कवरिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इसका मेन काम प्रोटेक्शन है। इसमें याद क्या रखना है कि सबसे बाहर वाली लेयर है और ये प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट को। फिर आ जाता है करोला। करोला, ये जो गाड़ियाँ हैं आपकी करोला की, टोयोटा करोला, ये भी बेसिकली इसी नेम पे हैं कि ये जो पेटल्स होते हैं फ्लावर के, ये बड़े डिफरेंट कलर्स में होते हैं। तो इन्होंने अपनी गाड़ी को, ब्रांड को नाम दिया था कि हमारी गाड़ियाँ भी बड़ी कलरफुल सी डिफरेंट हैं। तो कोरोला जो है सेकेंड वर्ल्ड है मेड ऑफ पेटल्स। पेटल आपको पता है ब्राइटली कलर्ड होते हैं। मोस्ट फ्लावर हैव कलर्ड पेटल टू अट्रैक्ट पोलिनेटर। और इनका काम क्या होता है, अट्रैक्ट करना पोलिनेटर्स को, पोलिनेशन के लिए, जो कि पोलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे या एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के कार्पल पे या स्टिग्मा पे लेके जाएंगे।
नेक्स्ट अब हमने ये दोनों नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, इनका रिप्रोडक्शन में कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन अब जो नेक्स्ट दो पार्ट हमने पढ़ने हैं वो हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इन दोनों का जो है वो पार्ट है मेन रिप्रोडक्शन में। एंड्रोशियम की बात करें तो ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो फ्लावर के अंदर मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। ये थर्ड वर्ल्ड होता है और कंसिस्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टेमन। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं, स्टेमन। अब ये आपको स्टेमन नज़र आ रहा है। स्टेमन के दो पार्ट्स हैं, कौन कौन सा, एंथर, ये जो ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर है इसके अंदर माइक्रोस्पोर होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, एंथर। यानी जो पोलन है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, उसे माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं। पोलन जिनसे भरा होता है, मतलब पोलन से जो भरे होते हैं, दैट प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। और साथ एक फिलामेंट है जो कि एक स्टाक है जो कि सपोर्ट कर रही है एंथर को। ये स्टाक जो है ये दो पार्ट्स पे। अच्छा, इस पूरे का नाम अगेन मैं बताता हूँ, स्टेमन है, ऊपर एंथर और नीचे स्टाक। और इसको क्या कहते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को, एंड्रोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम इसी तरह गाइनोशियम को देखते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इनर मोस्ट वर्ल्ड है कंसिस्टिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड कार्पल। ईच कार्पल हैज़ 3 पार्ट। जिस तरह स्टेमन के 2 पार्ट्स थे वैसे कार्पल के कितने हैं, कार्पल को पिस्टल भी बोला जाता है, कुछ बुक्स में पिस्टल भी लिखा होता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब स्टिग्मा क्या है, बेसिकली ये अगर एक ओवरी है, ये पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है ना इसे स्टिग्मा बोलते हैं। यहाँ पे आके पोलन लैंड करता है और ये चिपचिपा होता है ताकि पोलन को होल्ड कर सके। तो स्टिग्मा टिप ऑफ द स्टाइल वेयर पोलन ग्रेन लैंड। अच्छा, स्टाइल क्या है, ये जो गर्दन है, ये जो लंबी सी गर्दन यहाँ पे भी आपको पिंक कलर की नज़र आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल। स्टाक लाइक पार्ट अटैच टू द ओवरी। अब ये स्टाक लाइक पार्ट है, ये करता क्या है, बेसिकली ओवरी को और स्टिग्मा को अटैच करवाता है। थर्ड पार्ट जो सबसे मेन पार्ट है वो है ओवरी, जो कि इन लार्ज बेस प्रोड्यूस ओव्यूल। ओव्यूल बेसिकली क्या है, मेगास्पोर यानी कि एग प्रोड्यूस, जो कि फीमेल का सेल है, एग, वो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, मेगास्पोर। तो ये तीनों जो हैं इसके पार्ट्स हैं गाइनोशियम के, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या है, और सबसे ऊपर जो एक स्टिकी सा पार्ट है जहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करता है। स्टाइल क्या है, ये बेसिकली एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अटैच करवाता है ओवरी को स्टिग्मा से। और ओवरी क्या है, एक ऐसा इन लार्ज बेस जो कि प्रोड्यूस करती है ओव्यूल, यानी कि मेगास्पोर होता है उसके अंदर, फीमेल सेल। नेक्स्ट जो है की पॉइंट है हमारे पास, इन सम फ्लावर वन और मोर कार्पल आर फ्यूज टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड पिस्टल। अब यहाँ पे उन्होंने पिस्टल को एक्सप्लेन कर दिया खुद ही कि कुछ फ्लावर होते हैं जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा कार्पल आपस में फ्यूज़ होके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम पिस्टल बोलते हैं। तो वो पिस्टल में और कार्पल में डिफरेंस क्या है, बेसिकली कि कार्पल एक को कहते हैं और जब डिफरेंट कार्पल आपस में फ्यूज़ हो जाएं तो उस स्ट्रक्चर को हम पिस्टल बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमने देखा कि एक फ्लावर जो है उसका सबसे पहले रिसेप्टेकल है, उसके बाद उसके 4 वर्ल्स हैं, उनमें से 2 जो हैं वो रिप्रोडक्टिव हैं, 2 नॉन रिप्रोडक्टिव हैं। नॉन रिप्रोडक्टिव में कैलिक्स और क्रोला आ जाता है और रिप्रोडक्टिव में एंड्रोशियम, गाइनोशियम आ जाता है। अब हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जी। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, इनको हमने जो है वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, जिसमें हमने डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमीटोफाइट जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये जो जगह है यहाँ पे फीमेल गमीटोफाइट है, ये मेल गमीटोफाइट है, इसके अंदर इन दोनों की अब हम डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। फीमेल गमीटोफाइट की डेवलपमेंट की बात करें जो कि एम्ब्रियो सैक है, तो ओव्यूल जो है आपको पता है, गाइनोशियम अभी हमने पढ़ा था, उसका मेन पार्ट जो है वो ओव्यूल होता है। ओव्यूल एक्ट एज मेगास्पोरेंजियम, यानी मेगास्पोरेंजियम के तौर पे एक्ट करता है और कंटेन करता है डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, ऐसा स्पोर जिससे के आगे जो है वो म्योसिस के थ्रू हैप्लॉयड स्पोर जनरेट होने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, आपने याद जो रखना है कि सबसे पहले आपने याद रखना है ओव्यूल के अंदर एक मेगास्पोर होता है, मेगास्पोरेंजियम है ओव्यूल, जिसके अंदर एक डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल होता है।
उस डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, मदर का क्या काम है, बच्चे, यानी उससे म्योसिस होके न्यू सेल जनरेट होने। द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो म्योसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, उससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, यानी 4 न्यू सेल बनेंगे। ओनली 1 मेगास्पोर सर्वाइव, अच्छा उन 4 में से 3 जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक जो है वो सर्वाइव करता है, जो कि एग सेल के तौर पे एक्ट करता है। इनसाइड मेगास्पोर 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। अब मेगास्पोर के अंदर 8 टोटल न्यूक्लियाई माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। उनमें से जो 2 न्यूक्लियाई हैं, अभी हम यहाँ से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ये अगर आप देखें, यहाँ पे वापस आते हैं कि ये आपके पास ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर अभी मैंने बताया एक मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है। ये मेगास्पोरेंजियम है ओव्यूल पूरा, और उसके अंदर ये जो एक सेल है उसे क्या कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। इसके अंदर म्योसिस हुई, यहाँ पे म्योसिस है। म्योसिस के नतीजे में 4 सेल बनते हैं। आपको पता है माइटोसिस में 2 सेल बनते हैं जिनका क्रोमोसोम सेम होते हैं, लेकिन म्योसिस में 4 सेल बनते हैं और उनके क्रोमोसोम हाफ होते हैं, यानी ये 2n है तो ये कितने रह गए, 1n। इसमें से जो हैं वो मेगास्पोर में से सिर्फ 3 डीजनरेट कर गए, सिर्फ एक जो है वो बचा। तो अब ये 3 जो हैं वो डीजनरेट हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो है वो फाइनल हमारे पास मेगास्पोर है जो कि एग सेल के तौर पे एक्ट करता है। अब इसके अंदर माइटोसिस हुई और माइटोसिस के नतीजे में टोटल कितने, 3 टाइम माइटोसिस हुई। एक बार होगा तो डबल, उससे भी डबल, फिर उससे भी डबल। तो एक बार हुआ तो कितने सेल बने, 2। फिर दोबारा हुई तो 4, फिर दोबारा हुई तो उन 4 से 8। तो 3 जो हैं वो टाइम सेल जो हैं वो रिप्रोड्यूस हुए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यही बात हमने यहाँ पे लिखी है, इनसाइड मेगास्पोर 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, 3 टाइम माइटोसिस होने से। अब क्या होगा, 2 न्यूक्लियाई माइग्रेट टू द सेंटर एंड फ्यूज टू फॉर्म फ्यूजन न्यूक्लियस। ये जो उनमें से 2 न्यूक्लियाई हैं वो सेंटर में फ्यूज़ होके फ्यूजन न्यूक्लियस बना देंगे। यहाँ पे देखें ये 8 हैं टोटल, इनमें से 2 सेंटर में आए और क्या बना दिया, फ्यूजन न्यूक्लियस। 1 ऑफ द रिमेनिंग 6 न्यूक्लियाई फॉर्म द फीमेल गैमीट, उनमें से एक जो है वो नीचे फीमेल गैमीट सेल बना देगा और बाकी जो हैं वो साइडों पे एक्सेसरी जो हैं वो कंपोनेंट के तौर पे एक्ट करेंगे। तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हमने दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ इस साइकिल से। हमारे पास जो ओव्यूल है वो मेगास्पोरेंजियम के तौर पे एक्ट करेगा और मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल होगा। उस मदर सेल ने म्योसिस के थ्रू 4 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करने हैं। उन 4 हैप्लॉइड सेल में से 3 ने डीजनरेट हो जाना है, एक ने बचना है। उसने अपने अंदर 3 बार माइटोसिस के थ्रू 8 सेल प्रोड्यूस करने हैं। उन 8 में से 2 ने मिलकर फ्यूजन न्यूक्लियस बना देना है। ये फ्यूजन न्यूक्लियस जो है ना बाद में फूड के तौर पे एक्ट करेगा। जब इसे जो फर्टिलाइजेशन के बाद जब इसे एक स्पर्म आके या न्यूक्लियस जो है स्पर्म का वो आके फर्टिलाइज करेगा तो ये खाने के तौर पे एक्ट करेगा सीड के अंदर। और एग जो है ये वो वाला सेल जिसने फर्टिलाइज के बाद जाइगोट में चेंज होना है, तो ये एक जाइगोट बन जाएगा और 2 का फ्यूजन न्यूक्लियस बन जाएगा, बाकी जो है वो सेल साइड पे रहेंगे। तो ये मेन हमारे पास आ गया फीमेल के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस तरह से जो है वो फीमेल गेमेटोफाइट की या एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट होती है। अब इसी तरह हम मेल के गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट को भी पढ़ते हैं। मेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट की बात करें तो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होने होते हैं। इसके अंदर पोलन सैक होता है, एंथर के अंदर एक्ट एज माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ जैसे वहाँ पे मेगास्पोरेंजिया था, यहाँ पे एंथर एज अ माइक्रोस्पोरेंजिया एक्ट करेगा। ईच पोलन सैक कंटेन डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसके अंदर भी। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि पहले भी आपने ये जो अगर आप याद कर लेंगे ना ये वाली डायग्राम, यहाँ से समझेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में आप लोगों को। पीछे फीमेल रिप्रोडक्टिव में भी मैंने आपको डायग्राम को एक्सप्लेन किया, आपने याद भी डायग्राम कर लेनी है। अगर डायग्राम आपको याद हो जाती है ना तो आप खुद ब खुद ये ऊपर एक्सप्लेनेशन के पॉइंट अपने से भी लिख सकते हैं। डायग्राम को देखें अब अगर, तो ये है आपको पता होना चाहिए, ये पूरा जो है ये क्या है, स्टेमन। इसके ऊपर ये जो एंथर लगा होता है, स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं ना, स्टाक और एंथर। एंथर के अंदर क्या होना है,
एंथर ने एक्ट करना है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। मेगा किसका होता है, फीमेल का, और माइक्रो किसका होता है, मेल का। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के तौर पे एक्ट करेगा, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा। मदर सेल का वही काम होता है कि ये टूट के मतलब बच्चे पैदा करती है, यानी अपने जैसे न्यू सेल बनाएगी, लेकिन म्यूसिस के थ्रू बनाएगी। तो ये डिप्लॉयड है, तो क्या हो जाएगी, हैप्लॉयड। तो हैप्लॉयड 4 सेल बनते हैं म्यूसिस के नतीजे में। अभी हमने फीमेल में भी ये बात पढ़ी। अब वो जो 4 सेल हैं उनके अंदर, उनमें एक सेल, ठीक है, इसमें डीजनरेट नहीं होने। हर सेल के अंदर माइटोसिस होनी है और उसके अंदर 2 सेल बनने हैं, ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट। इसी तरह ये इस सेल में भी बनेगा, इस सेल में भी, इस सेल में भी। तो म्यूसिस के थ्रू 4 सेल बने और हर सेल के अंदर माइटोसिस के थ्रू एक ट्यूब सेल और एक जनरेटिव सेल बना, जिसे हमने क्या बोला, मेल गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन। तो ये हमारा जो है वो डेवलपमेंट है मेल गैमेटोफाइट की। अब ये सेल किस तरह से ज्वाइन होते हैं, इसको हमने फर्टिलाइजेशन में अंडरस्टैंड करना है। यहाँ से भी देख लें एक बार। माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो म्यूसिस to produce 4 haploid microspore. Each microspore undergoes mitosis to form a pollen grain with 2 cell. माइटोसिस हुई अब उसके अंदर और ट्यूब सेल बना जो कि ट्यूब बनाएगा। मैं अभी आपको फर्टिलाइजेशन में इसका फंक्शन दिखाऊंगा भी। और जनरेटिव सेल फॉर्म करेगा 2 स्पर्म, जनरेट करेगा 2 स्पर्म। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अब पोलिनेशन। पोलिनेशन को डिस्कस करते हैं। पोलिनेशन को डिफाइन करेंगे। पोलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा फॉर फर्टिलाइजेशन। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र है कहाँ से, एंथर। एंथर आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन का एक पार्ट है एंथर जिसमें पोलन बनते हैं। वहाँ से पोलन का ट्रांसफ़र होना कहाँ पे, स्टिग्मा। स्टिग्मा का कार्पल का वो पार्ट है जो कि स्टिकी पार्ट है, जिस पे पोलन लैंड करते हैं। और जब एंथर से जस्ट स्टिग्मा तक पोलन पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या हो गई है, पोलिनेशन। और फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन का डिफरेंस क्या है, बेसिकली फर्टिलाइजेशन कहते हैं जब दोनों एंथर का पोलन ग्रेन और ओव्यूल के अंदर जो एग सेल पड़ा होता है वो आपस में फ्यूज़ करता है, तो फर्टिलाइजेशन होती है। पोलिनेशन जस्ट ट्रांसफ़र है, एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र कहाँ पे, स्टिग्मा तक। तो ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब पोलिनेशन की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक सेल्फ पोलिनेशन और एक क्रॉस पोलिनेशन। दोनों का डिफरेंस बहुत आता है पेपर्स में, तो इसको एक बार अच्छे से समझ लें। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है, सेल्फ मतलब अपने आप पे ही, यानी अपनी ज़ात पे ही पोलन का ट्रांसफ़र। यानी एक पौधा है, पोलन फ्रॉम द एंथर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और एंथर और एन अदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। के पोलन जो है वो लैंड करेगा एंथर से कहाँ पे, स्टिग्मा पे, लेकिन एक ही फ्लावर, एक ही पौधे के फ्लावर्स पे, ठीक है। या तो एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के जो है वो स्टिग्मा पे, जैसे यहाँ पे हो रहा है, या एक इसके एंथर से साथ वाले फ्लावर पे, लेकिन एक ही प्लांट पे रहना है। चाहे वो अपने ही मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे ट्रांसफ़र हो या अपने साथ वाले फ्लावर के हो, लेकिन उसी पौधे के अगर है तो सेल्फ पोलिनेशन में आएगा। हाँ, क्रॉस पोलिनेशन कब होगी, पोलन फ्रॉम वन प्लांट इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑन आ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। स्पीशीज सेम रहनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मैंगो ट्री का पोलन जो है वो जाके माल्टे के ट्री को फर्टिलाइज़ कर दे या पोलिनेशन हो और उससे फर्टिलाइजेशन हो सके, वो पॉसिबल नहीं है। पोलिनेशन तो हो सकती है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो क्रॉस पोलिनेशन में आपने ये याद रखना है कि डिफरेंट प्लांट ज़रूरी हैं। सेल्फ पोलिनेशन में सेम फ्लावर पे भी हो सकता है ट्रांसफ़र और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट पे भी हो सकता है, यानी एक ही पौधे के 2 फ्लावर्स के दरमियान भी हो सकता है और एक ही फ्लावर पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये पोलिनेशन है सेल्फ पोलिनेशन, जिसके अंदर आपने समझा कि एक ही पौधे के एक ही फ्लावर पे ट्रांसफ़र या उसी पौधे के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफ़र, ये दोनों सेल्फ में आ जाएंगे।
लेकिन क्रॉस की एक ही सूरत हाल है कि एक पौधे के फ्लावर से पोलन उड़ के किसी और पौधे के फ्लावर पे जाके गिरे, तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है पोलिनेशन के बाद, अब पोलन तो ट्रांसफ़र हो गए, अब पोलन ने फीमेल यानी एग के साथ जो है वो फ्यूज़ करना है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को अब हम समझेंगे। अगेन इसमें भी डायाग्राम है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इजीली हमें समझ आ जाएगी। डायाग्राम से मैं आपको जो है वो डिटेल में समझा दूंगा फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ है। तो पहले हम फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन को कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन है बेसिकली पोलन ग्रेन लैंड ऑन स्टिग्मा एंड द ट्यूब सेल फ्रॉम पोलन ट्यूब दैट ग्रो टुवर्ड द ओवरी। अब हमें पता है कि जो हमारे पास पोलन ग्रेन था उसके अंदर हमने अभी लास्ट में जब पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन को पढ़ा है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन के अंदर एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जनरेटिव और ट्यूब न्यूक्लियस दोनों होते हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये एक ट्यूब सेल है और एक जनरेटिव सेल है। ट्यूब सेल जिसने पोलन ट्यूब बनानी है और जनरेटिव सेल ने 2 स्पर्म बनाने हैं। तो जैसे ही ये पोलन ग्रेन, ये वाला पोलन ग्रेन जिसके पास एक ट्यूब सेल है और एक जनरेटिव सेल है, वो जाके घिरता है, ये देखें ये स्टिग्मा है, स्टिकी पार्ट ऑफ द प्लांट, तो इसको कहते हैं पोलिनेशन। अब पोलिनेशन हुई, पोलिनेशन के होते ही जो सेल है वो ट्यूब सेल तो क्या काम करेगा, इसके अंदर एक ट्यूब बनाना शुरू करेगा। ये जो ब्लू से कलर की ट्यूब आपको नज़र आ रही है पिंक कलर के अंदर, मैं थोड़ा सा ऊपर मूव करता हूँ। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लाइन बन रही है, ये कौन बना रहा है, जो पोलन ग्रेन के अंदर ट्यूब सेल था वो इसने ये ट्यूब बनाना शुरू कर दी। उसके पीछे जो जनरेटिव न्यूक्लियस था उसने क्या किया, 2 स्पर्म में जनरेट कर लिया खुद को, उससे 2 स्पर्म बने। अब 2 स्पर्म की क्या ज़रूरत है, एक स्पर्म भी फर्टिलाइज कर सकता है, इसको हम आगे समझते हैं। जब 2 स्पर्म बन गए तो अब वो स्पर्म जब पहुंचेंगे, यहाँ से हम एक बार मैं बता भी देता हूँ। जनरेटिव सेल प्रोड्यूस 2 स्पर्म विच ट्रेवल इनटू द एम्ब्रियो सैक। वो ट्यूब में से गुजरते गुजरते कहाँ पहुंच जाएंगे, एम्ब्रियो सैक में। 1 स्पर्म फ्यूज होता है एग के साथ टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। एक जो स्पर्म है 2 स्पर्म में से, वो एग के साथ जो है वो फ्यूज़ हुआ, तो वो आपको पता है क्या बनता है, डिप्लॉयड जाइगोट, जिस यानी कि न्यू बेबी प्रोड्यूस हो गया। और जो दूसरा है अदर स्पर्म, वो फ्यूज़ करेगा फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ, जो कि ट्रिप्लॉयड यानी 3n न्यूक्लियस बनाएगा, डेवलपिंग इनटू एंडोस्पर्म टिश्यू। एंडोस्पर्म बेसिकली फूड हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको अगेन दिखाता हूँ कि फ़ीमेल में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फीमेल था, उसके अंदर 2 चीज़ें हमने मेन बनाई थी, एक एग और एक फ्यूजन न्यूक्लियस। फ्यूजन न्यूक्लियस जस्ट 2 जो हैं वो न्यूक्लियस के मिलने से 2n स्ट्रक्चर बना था और एक एग। अब वो जो 2 स्पर्म थे उनमें से एक ने एग को फर्टिलाइज करके क्या बना दिया, न्यू जाइगोट। और फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ जब वो फ्यूज़ हुआ तो ट्रिप्लॉयड एक स्ट्रक्चर बना जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म। ये एज अ फूड के तौर पे एक्ट करेगा, ये अब एक बेबी में चेंज हो जाएगा, वहीं पे ये उसकी फूड के तौर पे एक्ट करेगा सीड के अंदर। जी, तो वापस जो आ जाते हैं अपनी ही डायग्राम पे। अब ये है स्पर्म जो कि आके अटैच हो गया एग के साथ, उसके साथ फ्यूज़ हुआ और जाइगोट बना दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो स्पर्म जाके फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हुआ उसने एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया। अब जो जाइगोट है उसके ऊपर एक जो कवरिंग थी ओव्यूल की, वो हार्ड होके सीड में चेंज हो जाएगा। उसके अंदर सीड के अंदर एक एम्ब्रियो है जो कि जाइगोट में डिविजन्स हुई तो उससे एम्ब्रियो बन गया, और दूसरा जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म बन गया, यानी कि फूड के तौर पे स्टोर हो गया। अब ये सीड जो है जब दोबारा ग्रो करेगा, फिर ये एक नया फूल उगाएगा, तो वापस यही साइकिल इसमें स्टार्ट हो जाएगा कि उस फूल के ऊपर भी आके पोलन ग्रेन बने गिरेंगे, और वो पोलन ग्रेन के अंदर अगेन 2 न्यूक्लियस होंगे, एक जनरेटिव न्यूक्लियस जो कि ट्यूब जनरेट करेगा, सॉरी एक ट्यूब सेल होगा जो कि ट्यूब जनरेट करेगा, और जनरेटिव न्यूक्लियस 2 स्पर्म बनाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की कि जो स्पर्म हैं वो 2 स्पर्म में चेंज होते हैं, जो कि जनरेटिव सेल है वो 2 स्पर्म में चेंज होता है, और दोनों स्पर्म जाके फ्यूज़ हो रहे हैं, फर्टिलाइज़ कर रहे हैं। एक जो है वो फ्यूजन न्यूक्लियस को फर्टिलाइज़ करता है और दूसरा
एग सेल को फर्टिलाइज करता है। तो इस वजह से क्योंकि इसमें दो बार फर्टिलाइजेशन हो रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये सिर्फ किन में होती है, एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, पौधों की टाइप्स हैं एंजियोस्पर्म मेन, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये फ्लावरिंग प्लांट हैं। इनके अंदर जो एंजियोस्पर्म हैं उनके अंदर ये काम हो रहा होता है। एंजियोस्पर्म जो है हम ऐसे पौधों को कहते हैं जिनके सीड जो हैं वो फ्रूट के अंदर महफूज होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं। और जिम्नोस्पर्म ऐसों को कहते हैं जिनके सीड जो हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, वो फ्रूट के अंदर महफूज नहीं होते। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, आपको पता है कि सीड तो बन गया है, अब एंजियोस्पर्म है तो इसके ऊपर एक फ्रूट की लेयर बननी है। तो फ्रूट किस तरह डेवलप होता है उसको देख लेते हैं। सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन को यूं देखेंगे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट जो डेवलप हुआ था, जाइगोट किससे बना था, जो एक स्पर्म था और एग सेल के मिलने से जाइगोट बना था, वो डेवलप हो जाएगा इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट के अंदर जो कि सिंगल सेल है उसके अंदर डिवीजन होंगी और एक सेल का जो है वो काफ़ी सारे सेल मिलके एक एम्ब्रियो बना देंगे। और एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस जो कि एंडोस्पर्म टिश्यू के तौर पे यानी फूड के तौर पे एक्ट करेगा। और जो ओव्यूल है वो मेच्योर हो जाएगा, उसकी वाल जो है वो हार्ड होके एक सीड की शक्ल अख्तियार कर लेंगी। और जो ओवरी है जिसके अंदर ओव्यूल पड़ा होता है वो ओवरी ट्रांसफ़र हो जाएगी इनटू फ्रूट। मैं अगेन ये स्ट्रक्चर आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो ये हमारे पास एक ओवरऑल जो है वो कार्पल है। इसके अंदर ये जो है ये हमारे पास ओवरी है, ये ओवरऑल पार्ट। और इसके अंदर जो हैं ये ओव्यूल्स हैं। तो ये जो ओवरी हैं इस ओव्यूल जो हैं उसकी वाल थिक होके सीड बन जाएंगी। और ये जो ओवरी है, ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये चेंज हो जाएगा फ्रूट में। इसकी जो वाल्स हैं वो सक्कुलेंट हो जाएंगी, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट जूसेस अकेमुलेट होंगे और गुद्दा सा बनेगा और ये एक फ्रूट में चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। अब हमने जो है वो आपको फ्रूट की फॉर्मेशन का बता दिया, उसके साथ साथ जो है ओव्यूल का मैंने बताया कि ओव्यूल जो है बाहर वाली जो कवरिंग होती है ओव्यूल की वो मेच्योर हो जाती है सीड में। और ओवरी जो है जो सबसे बाहर ओवरी मेन स्ट्रक्चर है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है। पार्थिनोकार्पी एक टर्म है, इसमें हम ऐसे प्लांट्स को डिस्कस करते हैं जो कि जिनका फ्रूट डिवेल्प होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो हर फ्रूट जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही ओवरी से नहीं बनता, बल्कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन भी बन सकते हैं, जैसे कि बनाना है और सीडलेस ग्रेप। ये भी आपने टर्म याद रखनी है डेफिनेशन के तौर पे। 6 है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। अभी मैंने बताया था कि गैमेटोफाइट जनरेशन ये सारी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मेल गैमेटोफाइट की पढ़ा कि किस तरह डेवलपमेंट होती है, फिर फीमेल की पढ़ा, फिर वो डेवलप करके कैसे फर्टिलाइज होते हैं, फ्रूट और सीड बनाते हैं। और अब हम उनसे जो एक सीड बन गया है वो 2n है। और 2n क्या होता है, स्पोरोफाइट। तो अब एक स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट कैसे होनी है, मेच्योर सीड आर डिस्पर्स्ड। मेच्योर सीड यानी कि जो 2n सीड बना है जिसके अंदर एम्ब्रियो है वो डिस्पर्स होंगे और अंडर सूटेबल कंडीशन द सीड एम्ब्रियो डेवलप इनटू न्यू स्पोरोफाइट प्लांट। और सूटेबल कंडीशन में वो जो है डेवलप करेंगे, जब उन्हें पानी टेम्परेचर वगैरह सब फेवरेबल मिलेगा तो डेवलप कर देंगे, एक न्यू प्लांट बना देंगे। जी, तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट हमारा लास्ट टॉपिक था, बुक से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम अगली वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिटेल से डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज़ को, शॉर्ट क्वेश्चन को और लॉन्ग क्वेश्चन को। तो अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने रिव्यूज़ भी लिखिएगा कमेंट में। और मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।